जय जी, आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट हो इनकम टैक्स के, आपसे एक सवाल पूछना है। यदि एफडी स्कूल का हो, ठीक है, या कोई भी एफडी हो, और इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यस यस यस, उसमें एक्चुअल में कैसा है कि वो तो आजकल 26 ईयर्स में ऑलरेडी संस्था के पैन के बेसिस पे रिफ्लेक्शन आ जाता है। लेकिन मैं बहुत अभी ये सब चीज़ सोच के बड़ा असमंजस में हूँ कि 1927 से संस्था बनी हुई है और 1972 में रजिस्टर्ड हुई, और उसके बाद भी हमारे मुख्य लोग जो थे, रिस्पेक्टेड लोग थे, उन्होंने आज तक 12A और ATG नहीं किया। तो आखिर ऐसा मतलब अभी अब मेरे मन में चीज़ें आ रही कि ये चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स अपना जाता ही नहीं। अगर उस समय हमने 12A एप्लीकेशन किया रहता है, क्योंकि हमारी संस्था है, हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो अगर वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो बाकायदे कायदे से जो जुड़ा हुआ उसका हमें सर्टिफिकेट लेके हमारे संस्था को लगाना चाहिए। और वो चीज़ इसमें नहीं चूक है तो ये हमारा तो मतलब अपना सब अपने भाइयों का पैसा गया हुआ है। और उसमें कैसा रहता है कि एफडी ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स को पावर रहता है कि वो अपना रेवेन्यू आपके बैंक में लेटर देके वो रिकवरी कर सकता है। अच्छा, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं इनकम डिपार्टमेंट जो है उसकी जो पेनल्टी है वो ऑटोमेटिक बैंक से डिडक्ट कर सकता है। अब एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दीजिए, हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा बताएंगे। कभी कभी का टीडीएस कटा है और कितना कितना कटा है? देखिए 2018-19 में 5 लाख समथिंग 71,000 यानी 5.5 करोड़ एफडी था। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो एफडी घट करके आ जाता है 97 यानी 1 करोड़ पर आ जाती है। उसके नेक्स्ट ईयर में वो आ करके वो 1 करोड़ भी ख़त्म हो गया, 5 करोड़ से समथिंग था वो ख़त्म हो गया, 1 करोड़ पर आया, वो भी ख़त्म होकर माइनस 2021-22 में 32 लाख रुपया माइनस में आ जाता है। अब ये आप मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हम इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से अगर हम जानना चाहें, चाहे प्रक्रिया जो भी हो, उस प्रक्रिया के हम जानना चाहें कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ तभी तो एफडी तोड़ा गया। एफडी तोड़ने वाला कौन है? बिना सिग्नेचर के एफडी नहीं टूटेगा। इनकम टैक्स ने 5 करोड़ लिया, सब लोगों ने बताया, तो वो 5 करोड़ का क्या हिसाब बने? पहले से लोग नहीं भर रहे हैं, लिया, लेने के बाद 32 लाख माइनस होने के बाद, सुरेंद्र जी आप भी जवाब दीजिएगा, 32 लाख लेने के बाद भी आज इनकम टैक्स का अमाउंट लगभग 1 लाख से 1 करोड़ के आसपास आज भी बाकी है। अब आपसे हमें ये जानना है कि ये जो एफडी तोड़ा, इनकम टैक्स लिया, वो तो बता देगा, और इतना खर्चा जो हुआ है जो इनकम टैक्स में दिखाया गया है, और ये साइन है अमरदेव की, लास्ट वाली जो इनकम टैक्स फाइल हुई है उनमें उनका नाम, 2 साइन में 18 से साइन, जो इनकम टैक्स में फाइल हुआ है वो फाइल करने वाला शख्स है अमरदेव। तो थोड़ा सा आप यही ज़रा बता दीजिए कि हमको मिल जाएगा किसी प्रोसेस से हिसाब इनकम टैक्स से। एक्चुअली पेपर है, इसमें लास्ट जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है उसमें लास्ट में अमरदेव यादव का नाम आता है। नहीं, बेसिक चीज़ कैसा है ना कि आप अगर डिपार्टमेंट में जाएंगे ना और अपनी संस्था है, संस्था में नॉर्म जो भी सदस्य रहेगा एक एप्लीकेशन करेगा कि भाई हमारी यहाँ पे चीज़ें त्रुटि हुई है, हमारे को ऑब्जेक्शन से वो चीज़ें देखना चाहिए। तो वो आपको अभी कैसा है कि पहले सिस्टम में सब चीज़ें दिखती थी, अब क्या कहता है हम लोग सिस्टम पे अपलोड करते हैं। अभी जो ऑडिटर रहेंगे, आप ऑडिटर से बैलेंस शीट ले सकते हैं, बैलेंस शीट में अपना क्लियरिटी आएगा, प्रॉफिट पे ही टैक्स लगता है। अगर हमने 12A नहीं लिया तो पहली बात 12A तो आप टैक्सेबल एलिजिबिलिटी अपनी आ जाती है संस्था को। अगर इनकम डिक्लेयर किया है तो इनकम डिक्लेयर किया तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू लेगी। मैं आपको रोक रहा हूँ, यस, ऐसा लगता है कि कई साल तक इनकम टैक्स भरा ही नहीं गया है। हो सकता है नहीं हो सकता है नॉन फाइलिंग का आपका पेनल्टी हो। उनके क्या रहता है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि पैन पे सब सिस्टम पे दिखता है, पैन सिस्टम पे सब दिखता है कि इस बैंक में इतना अमाउंट है, ये बैंक में, उनके पास इमीडिएटली आज हमारी आपकी स्क्रूटनी करती है तो बताते नहीं आपको, वो डायरेक्टली एक लेटर आपके बैंक में दे देंगे और आपको ईमानदारी से पूछेंगे कि भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट आप दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो उनके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाती हैं, और बैंक किसी भी रेवेन्यू को रोकता नहीं है। अगर डिपार्टमेंट का चीज़ें जाती है ना, लेटर वहाँ से डायरेक्टली एडिशनल कमिश्नर का साइन होके वो बैंक में जाती है कि भाई ये चीज़ है, इसकी लाइबिलिटी है, आप इसकी इतने अमाउंट को होल्ड कर दीजिए।
तो वो आपको बिना इन्फॉर्मेशन को अमाउंट होल्ड कर देगा। और जब आप पैसा मांगने जाएंगे उससे तो आपको बोलेगा कि भाई आप डिपार्टमेंट में जाइए, हमारे को लेटर आया, आप वहाँ से कन्फर्मेशन लाइए तो हम रिलीज़ करेंगे। हमारे पास जो डेटा है उसमें 24 अकाउंट है जिनको बंद किया, सारे बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और इसके अलावा इनकम टैक्स के भी पेपर हैं जो निकाला गया है। इसमें कहीं भी एफडी और का जिक्र नहीं है, मतलब पैसा एफडी का कहाँ गया। ये जीत के आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे 100% मेरे से जो भी डाउट्स रहेगी डिपार्टमेंटल या टैक्सेस के हिसाब से हम उसको पूरी क्लियरिटी हमारा पैनल आपको देगा और समाज को आगे प्रोग्रेस के तौर पे बढ़ाएगा, ये अपनी गारंटी है। हमारा अनुरोध है, आप समाज से आते हैं, चुनाव में हार जीत का तो होता ही रहेगा, लेकिन आप इस पे कार्रवाई कीजिए कि समाज का इतना बड़ा नुकसान है, इसे कैसे वापस ले आया जाए, और पूरा तो पूरा नहीं, कुछ तो लाया जा सके। बेसिक चीज़ कैसा है ना कि रामसोहन भाई, ऐसा है कि इसमें अपने को ना पहले देखना पड़ेगा कि आपके ऑडिट में क्या रिपोर्ट सबमिट हुई है, उन्होंने क्या कंप्लायंस दिया है, और फिर वो कंप्लायंस नहीं, पहले रिपोर्ट तो मैं डिपार्टमेंट से देख सकता हूँ, लेकिन ऑडिट शीट क्या है इसमें अभी कैसा, पहले चीज़ें क्या होती थी कि सब चीज़ उनके पास सबमिशन होता था, आज हम क्या ऑनलाइन सबमिशन करते हैं। और ये संस्था में क्या रहता है, संस्था में अगर अपना अमाउंट इसमें तो दिखेगा, नहीं तो बाकी जिसकी एग्जाम्पशन संस्था होती है उसके अमाउंट खाली डालते हैं पर टैक्स में जीरो आता है। जब आप रिटर्न प्रिंट आउट करेंगे तो वहाँ पे टैक्स इनकम में जीरो आएगा, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट जीरो रहता है। रेवेन्यू जो भी रहती है, इंटरेस्ट ऑन एफडी या अदर इंटरेस्ट कोई चीज़ रहता है, वो संस्था जीरो में ही रहता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो खाली डिक्लेरेशन रहेगा कि इतना ब्याज मिला है, बाकी आपका टैक्स है जीरो। चलिए, समाज के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जगविंद जी आए हैं, देखते हैं जो समाज का लॉस हुआ है उसको कितनी रिकवरी करा पाते हैं, ये उम्मीद लेके। और सारे समाज की तरफ से मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे आज से आप ध्यान देना शुरू कीजिए। सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ ये लड़ाई पूरा समाज लड़े, सिर्फ जो जीत के आया है वही ना लड़े, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है। बिल्कुल समाज के बिना सारे कुछ। अब आपसे सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा 3 पैनलिस्ट और कुछ लोगों ने बोला हमें और पूछा कि ये खास करके सवाल करना, क्या आपका पैनल सिर्फ साकिनाका को वोट कम करने के लिए लड़ रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही विरोधियों का नाम से आरोप लगाया जा रहा है। अब मुझे बताइए, साकिनाका सिर्फ साकिनाका वाले लोग के लिए नहीं है, सभी लोग के लिए, पूरे समाज के लिए है। बिल्कुल सही। आपको पता होगा एक परिवार में जैसे हमारा घर होता है, उसमें किसी से जमता किसी से नहीं जमता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि क्या नाम से उनको वोट कम करने के लिए लड़ रहे हैं? मेरा कहने मतलब कि हमारे पैनल खाली साकिनाका को नहीं लेके लड़ रहा है। अगर साकिनाका को लेके लड़ता तो नासिक की टीम हमारे साथ नहीं रहती, टिटवाला की टीम नहीं रहती। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्लस है कि आपकी नासिक की टीम आपके साथ है, बड़ा प्लस। तो अगर चीज़ों को लेके हमें खाली साकिनाका देखना रहता तो भाई के पास में तो पूरी साकिनाका के लोग आके समर्पित रहते। तो हमारे कहने मतलब हमारे पास हम सबको लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास और अप्रोच क्यों किया रहता तो हम उनको भी खड़ा करते अपने साथ में, जो हमारे समय से सामने खड़ा हो गया, हमने अपना एक बैठ के पैनल बना लिया। जो अभी भी देख रहे हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि यादव संघ का एक ब्रांच नासिक में है और वहाँ से भी एक उम्मीदवार लड़ रहा है जो इनके पैनल में है, और ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले कभी उम्मीदवार नहीं लड़ा था चुनाव। विजय जी बोलिए। आपके लिए ये सवाल आने के बाद क्या करेंगे आप? आने के बाद सबसे पहले हमने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जिक्र उसका किया हुआ है कि जो हमारे यादव समाज जिस उद्देश्य के लिए संघ बना था, शिक्षा का अधिकार, हमारे समाज के लोग शिक्षित हों, और बिना शिक्षा हमारा समाज, क्योंकि समाज जो शिक्षा है हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। जो एक मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। और हमने शिक्षा के लिए जो हमारे मैंने जो अभी तक खबरें आई हैं कि हमारे लोग जो वहाँ एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनसे डोनेशन मांगा जाता है और उन्हें जो है कहीं कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी खबरें आई, मीटिंग में बाकायदा वो मंच से जाके बोले, तो वो हमने उनके लिए खास व्यवस्था की कि यादव समाज का कोई भी आदमी वहाँ पे, हम उसको कोशिश करेंगे कि 50% उनको रिजर्वेशन किया जाए। अगर वो नई सीट भर जाए तो फिर अलावा जो है भर जाएंगे। पहला। दूसरा पॉइंट हमने रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए यादव समाज के परिवार है, अगर महिला नहीं है पुरुष है, मतलब उसके माँ बाप में से अगर माँ नहीं है बाप है, तो हमको उसकी फ़ीस में 50% डिस्काउंट देंगे। दूसरा, अगर उसका बाप है और माँ, मतलब बाप ख़त्म हो गया माँ है, तब भी हम उसको 50% डिस्काउंट देंगे, फीस में माफ़ी देंगे। अगर दोनों मतलब अनाथ है तो 100% यादव संघ उसका फीस भरेगा। नहीं, आपके विचार नेक हैं, लेकिन एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। क्या महाराष्ट्रियन को भर्ती करना उचित था?
देखिए लोकतांत्रिक तरीके अगर आपके बायोलॉजी में व्यवस्था है तो उचित है। आपने बायोलॉजी में मेंशन किया है कि वो टर्म्स क्या था उसमें? क्या मराठी पढ़ा नहीं सकते तो उत्तर भारतीय मराठी नहीं पढ़ा सकते? नहीं, ये देखिए प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से दूर हो जाइए। और ये कोई सही चीज़ जो संवैधानिक तरीके से है, कोई अगर इसके मतलब कोई महाराष्ट्र स्कूल अगर हिंदी टीचर हो तो आप वहाँ मतलब हिंदी क्यों ले लिया आपने? बहुत लोग हिंदी से बीएड कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं। ये इससे इसको दूर करिए। जिसने जो लिया गया है वो आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप संवैधानिक तरीके से हैं, आप मेरिट में आते। अगर मेरिट के द्वारा घूस खा के आया तो गलत है। जो अगर उसका पेपर में ऐड दिया गया है, आप बाकायदा वो मेरिट में परसेंटेज, उसका परसेंटेज में आता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, संवैधानिक तरह से होता है, तो मैं इसका समर्थन। आपको लगता है जो अभी शिक्षकों की भर्ती में जबरदस्त घोटाला हुआ है? नहीं, जैसे आपने कहा कि नहीं, घोटाले की भर्तियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। भर्तियों पे घोटाला तो नहीं देखा हुआ। जब मैं वहाँ बैठा था, इंटरव्यू में भी बैठा हुआ था, 8 लोगों की भर्ती हो रही थी वहाँ। 8 लाख रुपए की डिमांड है। डिमांड की तो मैं बात नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि वो हमारे सामने हुई नहीं डील कुछ ऐसा। मैं इंटरव्यू में बैठा था, जब मैंने वहाँ पे देखा कुछ गलत हो रहा है, आप पता कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे इमेज पूरा कैंसिल करवा दिया। हम और डॉक्टर साहब भी बैठे थे वहाँ पे। डॉक्टर साहब तुरंत हमने रिकॉर्ड किया कि गलत हो रहा है, इसको पूरा आपस से किया जाए, बराबर। तो हमने प्लान किया चलो आज फिर सेकेंड डे बुला के करा जाए। उतने में क्या हुआ कि फिर आपस से क्या गेम हो गया कि चेंज हो गया, कमेटी चेंज हो गया, हम लोग हटा दिए। हाँ, हट गए, हम लोग हट गए। फिर हम लोग हटने के बाद फिर वो लोगों को भर्ती किया गया। अब किस बेसिस में किया गया अब वही बता पाएंगे। और आपने क्वेश्चन किया जैसे विजय जैसे हमारे भाई से कि महाराष्ट्र लोग की भर्ती इन लोग क्यों हुआ, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो विद्यालय है यादव संघ जो है माइनॉरिटी स्कूल है, ठीक है। काफ़ी लोग यादव के बच्चे वहाँ पे आए, टीचर लोग क्या से इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन जो मापदंड था उनका, जो क्राइटेरिया थी, उस क्राइटेरिया में वो लोग नहीं बैठे थे, तो महाराष्ट्र लोग बैठे थे, तो हमको वहाँ पे उनको लेना पड़ा। ठीक है, ये कहने का मतलब किसी के दबाव में नहीं, किसी के सपोर्ट में नहीं, ऐसे ठीक है, नियमों का, कानून का पालन हुआ। बिल्कुल सही, वहाँ भर्ती हुआ जो आवाज़ आ रही होगी ना, जहाँ वहाँ भर्ती हुआ उसमें इस आपके जो कमेटी के लोग हैं उनके रिश्तेदार कितने हैं कि नहीं हैं? अभी रिश्तेदार देखिए, यादव समाज है, कहीं न कहीं से जुड़ा रहता है ये रिश्तेदार। हम किससे बता सके कि हमारे उनके रिश्तेदार हैं? अभी रिश्ता जोड़ो कहीं आया हुआ तो हमारा आपका रिश्ता निकल जाएगा, राम सिंह भाई का रिश्ता निकल जाएगा, तो उस रिश्ता कैसे हम कमेंट के रिश्ते हैं वहाँ पे? नहीं, आप इसके जवाब गोलमोल में दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं बता सबे पता है किसके रिश्तेदार कितने हैं, ठीक है। हाँ, रिश्तेदार कितने हैं आप? डायरेक्ट रिश्तेदारी बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक हमारे हैं जो महासचिव रह चुके हैं हर चीज़ में, जो सदाबहार चलिए ठीक है, सबको पता है, छोड़ दीजिए टॉपिक को। आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें बताई और ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप चुनाव जीत के आते हैं तो हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ करते हैं सारे पैनलिस्ट भी इसी प्रकार से सोचें और भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद।